अच्छा तो आज जो है मेरे साथ वो हैदर और अहमद फराज दोनों ने अपना लम्ब से बैचलर्स किया है ख़त्म। लास्ट ईयर ग्रेजुएशन हुई है कि इस साल हुई है? इसी साल। इस साल हुई है। और लम्ब से इनका बैचलर्स है कंप्यूटर साइंसेस के अंदर। और लास्ट ईयर इन दोनों ने जीआरई की तैयारी की थी और मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और दो दो दफ़ा दोनों ने अटेम्प्ट दी थी। पहली अटेम्प्ट में हैदर का जो स्कोर था वो बेसिकली 310 था और सेकंड अटेम्प्ट में हैदर का जो स्कोर था वो 321 आ गया था। और अहमद ने दो दफ़ा जीआरई अपना दिया हुआ है लेकिन दोनों दफ़ा अहमद का जो स्कोर है वो बिल्कुल एक रहा है। और वो भी अराउंड 320 के आसपास इनका भी स्कोर था। और हैदर जो था क्वांट स्कोर हैदर का काफ़ी अच्छा था 169 सेकंड अटेम्प्ट में जाके। और अहमद का जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में 163 था और सेकंड अटेम्प्ट में 162 आया था। तो नहीं नहीं, अ, उल्टा हो गया। चलो उल्टा हो गया, खैर 162 161 एक ही बात है, मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। एक नंबर से एडमिशन के ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और जीपीए जो हम्म। है वो अहमद का 3.15, जो कि क्वाइट इंकरेजिंग है क्योंकि पीएचडी में एडमिशन जनरली लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत हाई जीपीए हो तो फिर ही एडमिशन मिलता है। और हैदर जो है उसका जीपीए अराउंड 3.6, ठीक है। अच्छा अब दोनों ने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। हैदर ने ऑलमोस्ट 10-12 जगहों पे अप्लाई किया, अहमद ने 15 जगहों पे अप्लाई किया और आई गेस सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ अप्लाई किया, है ना? दो एक दो तीन कनाडा की थी। कैनेडियन। एक दो कनाडा की भी थी। सो प्राइमरीली यूएस में अप्लाई किया हुआ है। और हैदर को ऑलमोस्ट 7 आउट ऑफ 10 जगहों से फुली फंडेड पीएचडी एडमिशंस ऑफर आए थे। फुली फंडेड थे हैदर सारे? Six one of them were fully funded. तो 6 ऑफ देम एक वर जो था फुली वो फंडेड और एक नहीं था। और अहमद जो था इसको इसने बहुत जगहों पे अप्लाई किया लेकिन इसको फुली फंडेड ऑफर जो थे वो 3 जगहों से आए थे। अच्छा थोड़ा सा जो है ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप इनके साथ हम डिस्कस करेंगे कि एक तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन जो कि बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। फिर अहमद और हैदर दोनों से हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह की प्रोफाइल्स और क्या चीज़ें एप्लीकेशन में जो कि इम्पोर्टेंट हैं फॉर डायरेक्ट पीएचडी एडमिशंस। क्योंकि ये एक चीज़ बड़ी अगेन एक मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स में, कि अंडर ग्रेड के बाद आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते। बट इन दोनों ने माशाल्लाह मतलब जितनी भी जगहों पे अप्लाई किया ड्यूरिंग देयर बैचलर्स, मतलब ये भी एक चीज़ है कि मतलब दे वर डूइंग देयर बैचलर्स एट द टाइम दे स्टार्टेड देयर एप्लीकेशंस। और उस वक्त इन्होंने अप्लाई किया जब इनकी डिग्रीज वगैरह जो थी वो अभी कंप्लीट भी नहीं हुई हुई थी। और देन दे गॉट एडमिशंस, फुली फंडेड एडमिशंस इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, डायरेक्ट पीएचडी और फंडेड एडमिशंस, ठीक है। ये भी नहीं कि आपको पार्शियल फंडिंग मिल रही है, जिस तरह पीएचडी में आपको फुली फंडेड मिल जाता है, मास्टर्स प्रोग्राम में आपको पार्शियल फंडिंग या ज़्यादातर केसेस फंडिंग नहीं भी मिलती है। बट पीएचडी के अंदर इनके डायरेक्ट एडमिशन हुए हैं, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग। तो अब इनके दो तीन चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली तो हैदर, तुम्हारे से मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम लोगों ने 10-15 जगहों पे अप्लाई किया था। तो एक तो ये कि जाहिर है कि यूनिवर्सिटीज़ कौन सी अप्लाई की थी, और दूसरा ये कि शॉर्ट लिस्ट कैसे की थी। पहले तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर आगे जाके हम एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है फिर उसके बाद उनके ऊपर आ रहे हैं। तो पहले तो हैदर थोड़ा सा ये आउटलाइन कर दो कि यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो कैसे की। तो एक्चुअली यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एवेल्यूएट ये करना चाहिए कि आप लोग की रिसर्च क्या है, किस फील्ड में रिसर्च है। तो फॉर इंस्टेंस हमारी रिसर्च जो थी ना हम दोनों की, फराद और मेरी, वो थी सिस्टम्स के अंदर। सिस्टम्स मीन्स के जिसमें कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है सिस्टम्स, जिसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंपाइलर्स, प्रोग्राम्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आती हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो इस बेस पे ना प्रोफेसर जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट किए। तो बेस्ड ऑन प्रोफेसर हम जो है ना वो चेक करते थे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में है वो हमारे लिए बेस्ट रहेंगी, सूटेबल, ठीक है। तो इसका अब तला मैं इन्हें अब शेयर स्क्रीन करके दिखा सकता हूँ। हाँ हाँ दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखाओ, बल्कि अच्छा है दिखाओ हाँ ताकि मैं लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए ना।
तो ये एनेबल जरा कर दें आप। मैं एनेबल कर देता हूँ। सो बेसिकली व्हाट विल आई शो के रैंकिंग्स जो है ना सिंपली रैंकिंग्स की बेस पे अप्लाई नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जीपीए 3.6 वाला है, वो कहता है मैंने सिर्फ टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में जाना, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। रिस्क है इट शुड क्योंकि बी वो सारी एक तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें कहीं पे रिजेक्शन हुई तो बाकी जगहों पे भी ज्यादा चांसेस हैं कि रिजेक्शन आना शुरू हो जाए। ज्यादातर लेकिन प्रोफेसर पे डिपेंड होता है। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन ग्रुप, मतलब रिसर्च ग्रुप, क्योंकि रिसर्च ग्रुप जो है ना, अगर आपकी वहाँ पे रिसर्च ज़्यादा मैच कर रही है तो बेसिकली मुझे वहीं से एक्सेप्टेंसीज आई हैं जहाँ पे मेरी रिसर्च काफ़ी मैच कर रही है उनके साथ। ठीक है, ठीक है। और जो तुम्हारी यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक यानी कि इसको अगर समराइज करें कि कोई जीपीए के क्राइटेरिया पे या कोई फॉर एग्जांपल जीआरई के क्राइटेरिया के ऊपर आपको शॉर्ट लिस्टिंग, या कई दफ़ा इस तरह होता है जिस तरह कई लोग शॉर्ट लिस्टिंग कर लेते हैं कि यार ये यूनिवर्सिटी के नाम बड़े अच्छे हैं, या ये वो यूएस न्यूज़ की रैंकिंग निकाल लेते हैं और उस रैंकिंग में देख लेते हैं कि यार अच्छा यार टॉप 5 ले लेते हैं, फिर कोई 20 से 30 रैंकिंग वाली को उठा लेते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। बेसिकली आप अपनी जो रिसर्च इंटरेस्ट है या जो आपने रिसर्च की हुई है अपने अंडर में, उसकी बेसिस पे आप कॉमन प्रोफेसर ढूंढें और उनके साथ फिर आप उनकी पास जो है वो अप्लाई करें या उन यूनिवर्सिटीज के पास अप्लाई करें। ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, हम ना अफराद और दोनों में जो है ना वो एक शीट मेंटेन करते हैं, ठीक है। ठीक ये है, हमने सिर्फ हमारा ये प्रोसेस जो था ना वो कम से कम हमने कोई 1 महीना कम से कम लगाया इस प्रोसेस, जिसके अंदर हमने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की हैं और हमने प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट किए हैं, ठीक है। ठीक है। तो इफ यू विल सी के एक मिनट, और हर अब ये यूनिवर्सिटी के अंदर जी जी अहमद। अब जो ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट है ना 3 प्रोफेसर होने चाहिए मिनिमम, क्योंकि सिर्फ 3 के पास जो है ना आप करते हैं अप्लाई। यानी कि बेसिकली जो पीएचडी में जब आप अप्लाई कर रहे होते हो तो आपको अपनी एप्लीकेशन में 3 प्रोफेसर्स के नाम देने होते हैं, ये आप कह जी रहे हो बेसिकली, है ना? जी, बस वो आपने सिलेक्ट करना है कि सबसे ज़्यादा आपकी किससे मैच करती है ओके ओके ओके, रिसर्च। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। सो बेसिकली ये जब आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, होगा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के एप्लीकेशन में आपने 3 प्रोफेसर्स के नाम मेंशन करने हैं और ऑब्वियसली वो 3 प्रोफेसर्स वही होंगे जिनके साथ आपकी जो रिसर्च है वो कॉमन है या ओवरलैपिंग है। जी ठीक है जी हैदर। तो अब मैं ये शीट जो दिखा रहा हूँ इसमें ये है कि अब हमने इसमें यूनिवर्सिटी लिखी हुई है, ठीक है। अब हम यूनिवर्सिटी सबसे पहले देखते थे, सी एस रैंकिंग्स जो है ना .org एक वेबसाइट है जिसके अंदर खास तौर पे जो है ना रिसर्च जर्नल्स वाइज जो है ना रैंकिंग हुई हुई है, ठीक है। टॉप जर्नल्स में जो पब्लिकेशन करते हैं उनको सबसे फर्स्ट रैंक मिला हुआ है, इस तरह करके इसकी रैंकिंग हुई हुई है। तो हम इसके अंदर देखते थे कौन से प्रोफेसर जो हैं वो उनका ज़्यादा जो है वो पेपर्स हैं, ठीक है। तो ठीक है। इस तरह हमारा इंटरेस्ट डेवलप भी उस तरह ज़्यादा होता था। तो अच्छा खैर अच्छा अब अच्छा। ये तो हो गया सीएस रैंकिंग्स का, लेकिन अब यहाँ पे जो है देखा जाए तो इस तरह हमने बनाया हुआ था कि हम हर यूनिवर्सिटी को विजिट करते थे, उसकी फैकल्टी खोलते थे, ठीक है, उस डिपार्टमेंट की, और उसके अंदर से जो हमारे कंसर्न प्रोफेसर थे ना वो सारे हम निकाल लेते थे, ठीक है। ठीक है। और मोस्टली हम टारगेट करते थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर को हम ना अप्लाई करें। असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो कि जिनको मोस्टली बंदों की जरूरत होती है, पीएचडी स्टूडेंट्स की ज़्यादा जरूरत होती है। और उन्होंने रिगोरसली अपने पेज पे ये भी लिखा होता है कि हमें पीएचडी स्टूडेंट चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेदर दे वांट पीएचडी स्टूडेंट्स या नहीं। राइट राइट राइट, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं इनको ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है और जी असिस्टेंट प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट हो जाएं तो वो आइडियल है। अच्छा मुझे ज़रा एक सेकंड दोबारा बताना कि जो पहला जो स्टेप है वो बेसिकली ये आपने कर लिया कि आपने एक सीएस रैंकिंग्स की वेबसाइट पे आप चले गए, ऐसे ही? जी। यस। ठीक है। अच्छा वहां पे ज़रा एक सेकंड ज़रा दोबारा जाते हो हैदर। अब यहाँ से आपने एरिया वाइज अब किसी एरिया पे जाते हैं, लेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे या अपने एरिया पे चले जाओ, कंप्यूटर नेटवर्क्स पे नहीं, चले जाओ। हम अपने एरिया पे जाते हैं ना, ये यहाँ से मैं ऑफ करता हूँ ये इसको, ठीक है। ठीक है। ये सारे एरिया, अब मेरा एरिया है कंप्यूटर नेटवर्क्स ठीक है। और सिक्योरिटी, ठीक है।
ठीक है। तो अब मैंने जो था ना टारगेट किया, मतलब कि 40 रैंक यूनिवर्सिटी से लेके ना 60 रैंक यूनिवर्सिटीज तक मैंने टारगेट किया इसके अंदर। अच्छा, ठीक है। और टॉप 40 में बिल्कुल कोई किसी को टारगेट नहीं किया? सॉरी मैं रिट्रेट करूंगा, मैंने यूएस न्यूज़ की रैंकिंग में से 40 to 60 टारगेट किया था। यहाँ से मैं यूनिवर्सिटीज की स्ट्रेंथ देखता था कि स्ट्रेंथ जो है वो कैसी है इसकी बेसिकली एक करके दिखा दो ना कोई यूनिवर्सिटी एक। मतलब मैं समझ गया हूँ बेसिकली अहमद, तुम लोगों ने किया ही है कि यूएस न्यूज़ की वेबसाइट पे गए हो, वहां पे जाके 40 to 60 रैंक की तुम लोगों ने यूनिवर्सिटियां निकाली और फिर उन यूनिवर्सिटियों को यहाँ पे आके देख लिया कि उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल देखिए ये ना अब ये आ जाती है कि आपकी ब्रांच वाइज जो है ना ये पहले सॉर्ट कर देता है यूनिवर्सिटी। जैसे अभी कंप्यूटर नेटवर्क्स और सिक्योरिटी की बेसिस पे ना उसने जो जर्नल्स है ना टॉप जर्नल्स, उसमें जो पेपर पब्लिश हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनकी बेस पे उसे सॉर्ट कर दिया। उसके बाद फिर ये जो है ना आप उनको उसके अंदर भी सॉर्टिंग देख सकते हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी पब्लिकेशन वाइज जो है। ठीक है, समझ गया। ठीक है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे आपको फैकल्टी ये मिल जाएगी और उनका आपको पब्लिकेशंस का भी पता चल जाएगा, उनके जो उनके बल्कि इनके जो पब्लिकेशंस है वो तो इनके जो पेजेस होते हैं उनके ऊपर मेंशन्ड होती हैं कि वो क्या किस एरिया में वो लोग काम कर रहे हैं या उनकी क्या रिसर्च वगैरह जो है वो चल रही है। जी, तो इसी तरह फिर जब आप उनकी यूनिवर्सिटी के पेज पे जाएंगे ना, मेन पेज पे, फिर आप इन प्रोफेसर को सर्च करेंगे वहाँ जाके कि इनका काम वाकई में मैच करता है मेरे से या नहीं, जो इस ब्रांच में वो कह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसको तो एक सेकंड अगर हैदर इसको थोड़ा सा समराइज कर लें, क्योंकि ये 2-3 चीजें चल रही है ना। तो जो स्टेप 1 है, मतलब इफ देयर इज अ बिगिनर जिसने आज एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहला शॉर्ट लिस्टिंग के लिए वो क्या करेगा? वो यूएस न्यूज़ की वेबसाइट पे जाएगा। सबसे पहले जो है ना वो अपनी प्रोफाइल एनालाइज। ठीक है, अब प्रोफाइल प्रोफाइल एनालाइज करके, ठीक है, मैं 1 मिनट में मैं बोल दूंगा। तो प्रोफाइल एनालाइज करके वो चेक करेगा कि उसे कौन सी इंटरवल वाली रैंकिंग्स को टारगेट करना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। तो फराज ने जो है ना, चूंकि उसका था 3.1, तो उसने एक सेल्फ एनालिसिस किया अपना। ठीक है, तो उसने 40 to 80 रैंक यूनिवर्सिटीज को ना टारगेट किया। ठीक है, ठीक है। अब मैंने एक सेल्फ एनालिसिस किया, तो मैंने जो है ना मोस्टली मैंने अपना जो ज्यादा majority of the universities। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी आवाज कट गई थी, यानी कि तुमने 40 to 60 की रैंक वाला एनालिसिस करके 40 to 60 रैंक वाली यूनिवर्सिटियां निकाली। हाँ, सेल्फ एनालिसिस की बेस पे जो है ना वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज को हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो 40 to 60 या 40 to 80 रैंक यूनिवर्सिटी है, ये तुम लोगों ने यूएस न्यूज़ में जाके जो कंप्यूटर साइंस वाली जो डोमेन है उसके अंडर जो 40 to 60 या 40 to 80 रैंक वाली यूनिवर्सिटियां थी वो निकाली, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, यानी कि अब ये भी जिस तरह देख लेते हैं अभी हम लोग, क्योंकि इस यूएस न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर सारा ही गिवन होता है, सब्जेक्ट वाइज उन्होंने रैंकिंग्स बनाई हुई हैं। तो आई गेस ये जो तुम लोगों का ये जो एनालिसिस था ये बेस्ड ऑन योर जीपीए एंड ऑन योर जीआरई स्कोर था कि भाई अच्छा मेरा क्वांट स्कोर इतना है, मेरा जीपीए इतना है, तो उस बेसिस पे मैं इतनी रैंकिंग यूनिवर्सिटियां उठा सकता हूँ। ठीक है, चलो भाई इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे कि ना ये भी डिपेंड करता है कि आपकी पब्लिकेशन है या नहीं, क्योंकि अगर आपकी पब्लिकेशन है इन अ गुड जर्नल तो आप एटलीस्ट जो है ना 20 रैंक्स अप चले जाते हैं। अच्छा, 20 रैंक्स आपके बेहतर हो। ये कि तुम लोगों की कोई पब्लिकेशन थी या नहीं थी? नहीं, हम दोनों की नहीं है पब्लिकेशन। अच्छा, कोई पब्लिकेशन नहीं। तो अगर पब्लिकेशन होती, एटलीस्ट एक पब्लिकेशन भी होती, तो तुम लोग 20 रैंक्स बेहतर यूनिवर्सिटीज में शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते थे। जी जी, मतलब भाई हम इसमें ये है कि हमारी प्रोफाइल में सिर्फ एक पब्लिकेशन नहीं थी। अगर हमारी पब्लिकेशन होती तो हम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज को आराम से टारगेट कर सकते थे। अच्छा, यानी कि पब्लिकेशंस डेफिनेटली इज अ ह्यूज प्लस। सिर्फ ये कि ऐसा नहीं है कि पब्लिकेशंस ना हो तो आप बिल्कुल ही अप्लाई नहीं कर सकते, बट उसमें रैंकिंग्स आप थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ कि तुम लोगों ने जो पब्लिकेशंस होनी चाहिए इनका भी ज़ाहिर है अब क्राइटेरिया होगा ना कि
किसी अच्छी जर्नल में पब्लिकेशन हो, कोई हाई इम्पैक्ट फैक्टर हो, तो तब भी ज़ाहिर है उसकी कोई वैल्यू है। अगर आप कोई पाकिस्तान में कोई गुरबन में कोई पब्लिकेशन कर रहे हैं तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप यानी बिल्कुल मतलब कि अब मैं कॉन्फ्रेंसिस के जैसे हमारे लिए जो होते हैं एसीएम की जो खास तौर पे या IEEE की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनके अंदर अगर हम करते हैं तो विच इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अदरवाइज अब हमारा जो एक और मैं बात क्लियर कर दूं कि अभी फराज ने कहा ना कि हमारी पब्लिकेशन नहीं है, लेकिन हम ये जरूर क्लियर कर दें कि हमारा जो हमने जो बाय द एंड ऑफ क्या कहते हैं कंप्लीशन ऑफ क्या कहते हैं डिग्री, एडमिशंस की जो प्रोसेस हो रहा था हमारा, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा ये था कि हमारे पास एक्चुअली ड्राफ्ट मौजूद था, ठीक है। फराज ने एक ड्राफ्ट सबमिट भी कराया हुआ है ACM सिक फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअली ये कह सकते हैं पब्लिशेबल मटेरियल अगर आपके पास मौजूद है, ठीक है, क्वालिटी वाला, बाद में सिलेक्शन नहीं भी हुई, ठीक है, तो विच इज अ गुड प्लस फॉर योर प्रोफाइल। ठीक हो गया। लेकिन उससे फिर जाहिर है उससे आपकी जो फराज बात कर रहा था कि 20 रैंकिंग वाली बेहतर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो, वो चीज़ नहीं आप कर सकते ना फिर भी। वो तो वो नहीं कर सकते तो आप, हाँ, ये तो आपको हेल्प करेगा ना उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जहाँ पे तुम लोग जिस तरह 4260 या 4280 में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आके, यहाँ से तुम लोगों ने आके अहमद और हैदर, तुम लोगों ने अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, क्योंकि पब्लिकेशन थी नहीं, GPA अहमद तुम्हारा थोड़ा सा कम था, तो तुमने अहमद 4280 वाली यहाँ से उठा ली। जिस तरह ये हम यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि ये 37 रैंक UC डेविस था, फिर ये इसी तरह 40 रैंक पे आपकी स्टोनी ब्रुक्स है, वर्जीनिया टेक 40 रैंक। यहाँ से तुम लोगों ने एक्चुअली स्टार्ट तकरीबन लेना शुरू किया, और 4260 या 4280 रैंक वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये यहाँ से जी। तुमने उठा ली। और फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप था वो ये था कि तुम लोग ये वाली जो यूनिवर्सिटीज़ तुम लोगों ने यहाँ से 20-30 उठाई, उनको लेके उनकी फिर तुम वेबसाइट्स पे चले गए, वहाँ पे जाके उनका तुम लोगों ने डेटा निकाला, या फिर CS रैंकिंग्स पे फिर चले गए? CS रैंकिंग्स और जो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है ना वो साइड बाय साइड चलती है, मतलब कि आप उसमें से भी सर्च कर सकते हैं। और फैकल्टी, सारी फैकल्टी ना मेंशन नहीं होती CS रैंकिंग पे, अच्छा, कुछ अच्छा, खास मेंशन होती है, तो ठीक है। बाकी की जो है ना आपको यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके देखनी पड़ती है। राइट, राइट। और यूनिवर्सिटी की पेज से तुम उसके लोगों को अलावा वो मैं एक मिल और, गए, ठीक है जी हैदर। हाँ भाई, उसके अलावा मैं ये भी साथ ने कहा ना साइड बाय साइड चलती हैं, तो साइड बाय साइड से मैं ये भी बता दूं कि हम साइड बाय साइड यूनिवर्सिटी का पेज प्रोफेसर का, और उसके अलावा CS रैंकिंग्स और गूगल स्कॉलर पेज, ठीक है। गूगल स्कॉलर पेज पे जो है ना, जैसे अगर हम देखें किसी भी जैसे अब मेरे जो एडवाइजर थे उनका मैं अगर पेज देखूं, ठीक है, ठीक है, तो ये जो लम्स में एडवाइजर थे, हाँ जी, जी। तो उस पेज पे ये होगा कि उस पेज पे हमने देखना होता है कि उसे सॉर्ट करके ना 2020 की फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग यहाँ से ईयर पे दबाएं तो सॉर्टिंग हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो उसका मोस्ट रिसेंट बंदा देखता है कि उसका मोस्ट रिसेंट काम क्या था, ठीक है। ठीक हो गया। और हम देखते हैं कि उसको उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के और इस तरह करके हम देखते हैं कि उन्होंने काम कितना कर रहे हैं करंटली, because then he would be interested in hiring you। यार वैसे ये हैदर, ये कमाल चीज है। मतलब अगर इसमें एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है ना, वो ये आ रही है कि तुम लोगों ने मिसाल के तौर पे 3-4 तुम लोगों को प्रोफेसर, तुम लोगों ने CS रैंकिंग्स या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके तुम लोगों ने अपने कोई इंटरेस्ट के बंदे उठाए। अब तुम ये देख रहे हो कि इस गूगल स्कॉलर से बेसिकली तुम लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि अभी करंटली वो बंदा किस चीज पे काम कर रहा है। क्योंकि ये भी कई दफा प्रोफेसर का होता है कि उसने कोई पब्लिकेशन 2007 में की थी, अब वो तुम्हारे इंटरेस्ट की है, लेकिन अब करंटली वो प्रोफेसर उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है या वो उस चीज में काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास तुम लोग अप्लाई करोगे तो खामखी वो बेसिकली एक एप्लीकेशन आपकी जो है वो अफेक्ट होगी उससे। तो यहाँ से आई थिंक तुम लोग को ये पता चल रहा है कि ये जो मतलब करंटली वो बंदा क्या कर रहा है या उसके करंट क्या इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि इसमें अब हम जैसे गूगल स्कॉलर पे सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे एक जैसा नेटवर्किंग सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो
ये मेजरली जो है ना गूगल स्कॉलर पे इस तरह के टॉपिक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर नेटवर्किंग सिस्टम्स में मैं क्लिक करूंगा तो और बहुत से लोग आ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब जैसे मैंने इनके बाद भी अप्लाई किया था, ये जो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के अंदर। जबरदस्त। तो इस तरह भी आप जो है ना वो लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इन कंसर्न यूनिवर्सिटी। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। और इसमें साइटेशंस की बेस पे जो है वो सॉर्ट हुए हैं। राइट मतलब राइट, कितने मतलब बेसिकली ये प्रीटी मच क्लियर हो गया कि सीएस रैंकिंग, गूगल स्कॉलर, यूएस न्यूज़ आपको स्टार्टिंग प्रोसेस है, फिर उसके बाद सीएस रैंकिंग, गूगल स्कॉलर, और जो यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है वहाँ पे फिर आप जितना मतलब डिस्कवर करो वहाँ पे उसके रिसर्च फोकस करो अपनी, ताकि वहाँ से आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि, और इवेंचुअली इस सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको 3 प्रोफेसर हर यूनिवर्सिटी में अपने कॉमन इंटरेस्ट वाले आपको मिलने चाहिए। बिल्कुल ऐसे। एक ठीक और है। बात ये हम जो प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट कर रहे थे, ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो, ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग ये भी उस प्रोफेसर को ईमेल करके ये पूछ सकते हो कि क्या उनके पास अभी फंडिंग या क्या उनके पास पोजीशन मौजूद है, ठीक है, इज एनी पोजीशन अवेलेबल। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रोफेसर की वजह से उस यूनिवर्सिटी में $100 या $120 खर्च कर रहे हो, ठीक है, तो यू शुड नो कि वहाँ पे उस प्रोफेसर के पास फंडिंग या क्या कहते हैं पोजीशन अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। ठीक है। तो एक्चुअली लोग ये करते हैं कि पूरी तरह अपनी प्रोफाइल बना के सेंड करते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेसर से सिंपल एक क्यूरी पूछोगे ना तो मे बी प्रोफेसर रिप्लाईज कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा लेट करते हैं, 2-3 हफ्ते तक करते हैं, लेकिन कर देते हैं रिप्लाई मोस्टली। मतलब बेसिकली हमारा जो मसला है ना हैदर पाकिस्तान में, जो जनरली मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक ईमेल बनाते हैं स्टैंडर्ड बड़ी सारी, ठीक है, और वो सारे प्रोफेसर्स को लगाई जाते हैं, बेशक वो प्रोफेसर उनके इंटरेस्ट का है नहीं है, या उसकी मतलब जिंदा है मुर्दा है, जो भी उन्होंने बस उसको ईमेल कर देंगे। तो ये बेसिकली है एक बहुत कि बड़ा, हाँ, बजाय इसके कि आप प्रोफेसरों को लंबी चौड़ी ईमेलें कर रहे हैं, आप प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट करें अपनी रिसर्च एक्सपीरियंस और अपनी इंटरेस्ट की बेसिस पे, और उसके बाद यूजिंग ऑल ऑफ दीज टूल्स जैसे कि गूगल स्कॉलर है आपका, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है सीएस रैंकिंग्स, और उसके बाद फिर आप सिर्फ एक उससे ये सवाल पूछ लें कि भाई ये बता दें कि आपके पास फंडिंग है कि नहीं है। अगर तो वो आपको अब इतनी सी चीज़ का वो जवाब जो है वो, जिस तरह हैदर कह रहा है कि वो जवाब जो है वो दे देगा आपको 2-3 हफ्ते में, बेशक देगा, लेकिन वो दे देगा, बजाय इसके कि आप उसको कह रहे हैं कि भाई तुम मेरी प्रोफाइल इवैल्यूएट करो और मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ मेरा कोई, मतलब वो बताए कि आप दोनों में कोई मतलब कॉमन इंटरेस्ट निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। तो ये बेसिकली ये एक अच्छा सजेशन है कि आप जो है ना वो उससे सिर्फ इतना पूछ लो कि वो फंडिंग वगैरह उनके पास अवेलेबल है कि नहीं। अच्छा, अगर 3 लेट्स से मतलब आपने 3 प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट किए, 3 में से 2 कह देते हैं कि फंडिंग नहीं है और एक कहता है कि है, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए उधर? वो फिर डिपेंड करते हैं, आप चांस ले सकते हैं या नहीं है, मतलब आपके वो भी डिपेंड करते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितने मतलब बजट के आपका कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। हाँ, क्योंकि क्या वो $100 है भाई आपको एक बात यूनिवर्सिटी। मैं क्लियर कर दूं कि इसमें प्रोफेसर मतलब चांस इतना ज्यादा नहीं है कि वो रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अच्छा। अगर आप ये केस काफी मुश्किल है कि तीनों रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह है कि एक और बात मैं और क्लियर कर दूं कि फंडिंग इस तरह ना पूछा जाए कि फंडिंग है या नहीं, इस तरह पूछा जाए कि इज एनी पोजीशन अवेलेबल रिसर्च असिस्टेंटशिप या इस तरह बेसिकली ये जो जो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। जी, ये जो प्रोफेसर की अगर आप पेज पे जाए ना, उसने अपना रिसर्च ग्रुप मेंशन किया होता है, जैसे ये जो जरताश अफजल उस्मी है ना, इनके एक है एनएसजी है इनका ग्रुप नाम से अंदर ना। तो अगर आप उनसे जो ईमेल का एक फॉर्मेट होता है बेसिकली जो आपने ना इस प्रोफेसर को सेंड करनी होती है, अगर आप एक ही ईमेल सारों को सेंड करेंगे ना, वो बल्कि डिटेस्ट करते हैं और वो एनॉय हो जाते हैं इस चीज़ से ना। तो आपने प्रोफेसर को एनॉय नहीं करना, क्योंकि आपने उसी से अपनी सिलेक्शन करवानी है बेसिकली। तो बस आपने जाके उसके रिसर्च ग्रुप में देखना है और उसे ये पूछना है कि इस रिसर्च ग्रुप में मैं इन प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ और मेरा ये थोड़ा सा छोटा सा बैकग्राउंड है, और क्या आपके पास पोजीशंस अवेलेबल हैं अपने रिसर्च ग्रुप में या नहीं। और वो ईमेल जितनी छोटी हो ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, यानी कि रिसर्च ग्रुप वगैरह भी देख लेना चाहिए बिफोर सेंडिंग द ईमेल। जी।
एक और बात तला के इसमें काफ़ी सारे पाकिस्तान के जो लोग हैं ना वो ये अज्यूम करते हैं कि अगर आप प्रोफेसर्स को ईमेल करोगे पूरी प्रोफाइल बना के फिर ही आपका पीएचडी में एडमिशन होता है। उनको ये नहीं थोड़ा होता है कि अगर आप 1 to 1.5 ईयर्स बना के आप प्रोफाइल बनाएं, एसओपी जीआरई बना के प्रोफेशनली अप्लाई करें। प्रोफेशनली अप्लाई का मतलब ये है कि उन्हें वाकई अगर आप $100 दे के एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उन्हें वाकई लगेगा कि यू आर वेरी प्रोफेशनल एंड दे विल कंसिडर यू। ठीक हो गया, यानी कि प्रोफेसरों को तंग करने के बजाय आप वो वाली एफर्ट एप्लीकेशन पे लगा लें। प्रोफेसर से ज्यादा कुछ पूछना है तो यही पूछ लें कि उसके पास कोई रिसर्च पोजीशन अवेलेबल है कि जी। और ये नहीं पूछना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट मैच करते हैं हमारे से या नहीं। वो काफ़ी अनॉय हो जाते हैं इस बात पे। वो अक्सर प्रोफेसर ने ना फॉर्मेट भी दिया होता है अपनी जो पेज है ना उनका ऑफिशियल वेबसाइट बनाई होती है तकरीबन हर प्रोफेसर ने अपनी। अच्छा और उस पर मेंशन किया होता है अगर वो वाकई में इंटरेस्टेड है ना कि मुझे किस टाइप की ईमेल सेंड करो। और जो है ना ये भी मेंशन किया होता है अक्सर ना कि मेरे से ये ना पूछो क्योंकि मैं अच्छा अच्छा उन्होंने सिलेक्शन नहीं करनी होती। वो अच्छा उनका वो एक वोट होता है एडमिशन कमेटी में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब ये क्या चीज़ है हैदर? अब मैं एक और चीज़ दिखाने लगी, ये काफ़ी मजे की चीज़ है, मैं दिखाऊँ। वो ये है कि अब फराद और मैं मिलके काम करते थे, तो फराद की ना लिस्ट है थोड़ी छोटी सी ठीक है यूनिवर्सिटीज की, इससे ठीक। तो अब हम इनमें से एवेल्युएट करते थे कि इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी में ऑन द स्केल ऑफ 10 हमारा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फराद का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो फराद का एडमिशन यहाँ पे हुआ और हमने प्रेडिक्ट किया था कि हमारा 40% चांस है कि यहाँ पे हमारा एडमिशन हो जाएगा फराद। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठीक ये है, प्रेडिक्शन तुम लोग किस बेसिस पे कर रहे थे? हम जो है ना वो एक तरह से प्रिडिक्शन। अच्छा, बेसिस ना मैं एक और बात बताना भूल गया, वो ये थी कि जिस यूनिवर्सिटी में आप हैं आप उसके अलमनाई को स्टडी करें। ठीक है, ठीक है। अलमनाई को स्टडी करने का मतलब ये है कि लम्स के जो आपके सीनियर्स हैं। सीनियर्स हैं वो किस किस यूनिवर्सिटीज़ में गए हुए हैं और कैसे गए हुए हैं। ठीक है, और इस तरह करके जो है ना आप एक इवेल्युएशन करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की, अपने एडवाइजर्स की और अपने अलमनाई की, अलमनस की। ठीक है, यानी कि तो खैर ये तो ये जो एडवाइजर जिस तरह आपके केस में जो जरताश साहब थे वो उनकी जिस तरह फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो ये तो हमने गट फीलिंग में बनाए थे, लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा गेस कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें कितना चांस है, क्योंकि ये रैंकिंग राइस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 20 है। ठीक है, सही डीएस सही की, सही सही सही। तो ये और 1 लिखा ये हुआ है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल टफ्ट्स में तुम लोगों का एडमिशन हुआ था? मतलब टफ्ट में 80% लिखा हुआ है। नहीं, टफ्ट्स में बेसिकली ये था कि ना जो मेरे प्रोफेसर थे ना हम्म। उनके एक फ्रेंड थे वहाँ पे, लेकिन वो चला नहीं। मतलब मेरा ख्याल है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एडमिशन इस अच्छा दफ़ा ना, अच्छा 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 अच्छा। स्टूडेंट्स ने बोला। यानी कि जिन जगहों पे तुम लोगों के एडमिशन हुए हैं एट द एंड ऑफ द डे, अब जैसा तुम लोग वर्जीनिया टेक का तुम लोगों का एडमिशन है और तुम लोगों का प्लान भी उधर जाने का, तो वर्जीनिया टेक वगैरह के अंदर तुम्हारे जो एडवाइजर थे या जिन लोगों ने तुम्हें रिकमेंडेशंस दी उनका कोई आगे जानने वाला तो कोई था या कोई भी नहीं? नहीं, इन जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में मेरा हुआ है उधर कोई जानने वाला नहीं था। और हैदर तुम्हारे केस में? तो मेरे केस में ये था कि एज इन इस तरह नहीं था कि जानने वालों की वजह से एडमिशन हुआ। ठीक है, ऐसे हुआ कि दे लाइक माई प्रोफाइल, लेकिन वो मेरे प्रोफेसर्स को जानते भी थे। ठीक है, अच्छा अच्छा। वो जो प्रोफेसर थे, जैसे मैं एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी का बताऊं तो वहाँ पे जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर थे वो मुझे मेरे प्रोफेसर को जानते थे। ठीक है, तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल उन्हें लाइक, ठीक है, पसंद आई। ठीक है, तो उन्होंने एक रिव्यू दोबारा एक और बार रिव्यू लिया। ठीक है, मेरा ठीक प्रोफेसर है से, ठीक क्योंकि है। वो जानते थे मेरे प्रोफेसर। और तुम ठीक लोगों है, के इंटरव्यूज हुए थे ये सारी जगहों पे जब तुम लोगों ने, या कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था? इंटरव्यूज़ जो हैं वो जिधर मेरे एडमिशन हुए हैं वर्जीनिया टेक वगैरह और जॉर्ज मेसन, इधर इंटरव्यूज़ नहीं हुए। एक जिधर हुआ है ओरेगन के अंदर, हम्म। उधर इंटरव्यू हुआ था मेरा। तो उधर मेरे एडमिशन जो भी थे हुआ? ना वो इंटरव्यूज काफ़ी हुए थे। इसमें ये कि यूबीसी का इंटरव्यू हुआ मेरा ठीक है। और यूटा का हुआ। ठीक है, और किसका हुआ था, इलिनॉइस शिकागो का हुआ था।
अच्छा अच्छा अच्छा। और इस तरह जो है ना मेरे ख्याल में 3 से 4 इंटरव्यू मेरे हुए। तो उसमें बेसिकली अब मैं इंटरव्यूज का थोड़ा बता दूँ, ये था कि बेसिकली आपको जो अपनी आपकी रिसर्च है ना वो आपको ऐसे होनी चाहिए कि आप फुल बता सके हो उसमें चैलेंजेस क्या थे, मतलब डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू, ठीक है। सो ही विल आस्क के ही और शी विल आस्क के ये चैलेंज कैसे अचीव किया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे हो सकता है, तो आपने ये क्यों नहीं किया, इस तरह थोड़ा सा वो मे बी कंफ्यूज भी करें। लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा है कि इट इज मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन रादर देन स्ट्रेट क्वेश्चन आंसरिंग, इस तरह नहीं है। फन कन्वर्सेशन करके कि हाउ आर यू, हाय, मतलब काफी फ्रेंडली सा इंटरव्यू होगा, लेकिन टेक्निकल होगा। लेकिन टेक्निकल होगा। और साथ ये कि आप अपनी रिसर्च को बताते हुए आप ये भी एक्सप्लेन कर दें कि हाउ योर रिसर्च मैचेस विद हिज रिसर्च, ठीक है, ताकि उसे पता लगे कि यू आर बेस्ट फिट। वो मेरा ख्याल है क्वेश्चन भी पूछते हैं ज़्यादा प्रोफेसर कि आप मेरे पास क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उनको मेंशन करना पड़ता है कि ये मैंने आपके ये वाले पेपर्स पढ़े थे और मुझे लगता है मैं इंटरेस्टेड भी उन टॉपिक्स में, और इससे जो है ना मुझे लगता है मेरी रिसर्च आपसे मैच करती है। सही 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 सही, मतलब वो क्वेश्चन और आपको ये भी है कि अगर प्रिपेयर करना ही होगा, जाहिर है वो उसके बगैर तो किसी प्रोफेसर ने आपका इंटरव्यू मेरे ख्याल है खत्म नहीं होना जी। एक और चीज़ मेंशन करने वाली यहाँ पे वो ये है कि अगर आपका जीपीए कम है ना, जैसे मेरा था, तो हो सकता है वो आपसे ना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के भी क्वेश्चन पूछें। अच्छा अच्छा। ताकि आपको असेस करने के लिए कि आपको वाकई में जीपीए कम है, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे फास्ट है वो जान के जीपीए कम देती है तो जो है वो भी असेस करते हैं वो। जीआई के में बड़े कम लोगों के जीपीए आ रहे हो जी, तो ऐसे होता है वो फिर आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी थोड़े से टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको जीपीए सही हो गया। और ये जो यानी कि लेकिन अब जो जहाँ पे तुम लोग अभी जा रहे हो वर्जीनिया टेक इंशाल्लाह, वहां से तुम लोगों को किसी ने इंटरव्यू नहीं किया था, वहां पर बगैर इंटरव्यू के बस डायरेक्ट अप्लाई किया और एडमिशन हो गया। ऐसी। सही है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा ये क्या है हैदर? ये वो पहले मैंने फराज की लिस्ट दिखाई थी, अब ये मेरी लिस्ट, इसमें ये है कि मैं साथ रीजन भी मेंशन कर रहा था कि यहाँ पे मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अब ऐसे था कि मुझे था कि मैंने ऐसा, ये मेरा बेसिक इंटरेस्ट मशीन लर्निंग में और सिस्टम्स के कम्बिनेशन में था, ठीक है। तो मैं इस तरह अप्लाई कर रहा था कि कहीं पे मैं कहीं पे मैं उस बंदे को ले रहा था जिसका मशीन लर्निंग और सिस्टम्स में काम हो, कहीं पे मैं उसको ले रहा था जिसका एसडीएन में काम है। एसडीएन बेसिकली मैंने जो मेन काम किया हुआ ना वो मैंने एसडीएन में किया हुआ, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, ठीक है। तो मैं बेसिकली एसडीएन वाले बंदे भी ले रहा था, ठीक है, अपने चूज करते हुए, ठीक है, और एक मशीन लर्निंग का ले रहा था, एक सिक्योरिटी का ले रहा था, ठीक है। सो वाइड रेंज ऑफ पीपल में मैं ना अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था ताकि ये हो गया मे बी जो है ना मेरा कहीं पे लक लक काम आ जाए और मेरा हो जाए वहाँ पे। सही है, मैं समझ गया। क्योंकि बेसिकली एट दिस पॉइंट इन टाइम तो अब लोगों का इतना एक्सपोजर नहीं होता, वो तो खुद एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उनको अपने इंटरेस्ट कोई इतने स्पेसिफिकली पता भी नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स गुड कि आप ज़रा थोड़ी डाइवर्सिटी रखें, ओपन रहें टू डिफरेंट एरियाज जहाँ पर आप अप्लाई करें। यू नेवर नो, मे बी किसी और एरिया में आपको कोई चीज़ मिल जाए। नहीं, लेकिन तला ये है कि इसमें आपकी वो चीज़ मैच करनी चाहिए। जैसे अगर मैं सिक्योरिटी में अप्लाई कर रहा था तो मेरे पास दो 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 कोर्सेज थे अच्छे, मतलब रिसर्च कोर्सेज मैंने पढ़े हुए थे सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, ठीक है। तो अगर फराद डिस्ट्रीब्यूटेड में अप्लाई कर रहा था तो फराद ने डिस्ट्रीब्यूटेड का एक रिसर्च कोर्स पढ़ा हुआ था, ठीक है, और वो उस सर से रिकमेंडेशन भी ले रहा था इस बारे में। तो अच्छा, हाँ, इसके अलावा तला ये रिकमेंडेशन वाली भी हमने ना इसके अंदर कवर। हैदर मेरे ख्याल से तुम ब्रेक कर गए हो। सॉरी, देयर वाज अ लैग। हाँ, अब दोबारा, हाँ, आ गए हो दोबारा से। अच्छा बताओ, रिकमेंडेशंस का तुम कुछ बता रहे तो थे। मैं रिकमेंडेशंस का भी प्रॉपर जो है ना, एक सबसे ज्यादा रोल रिकमेंडेशंस का होगा इसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, वो कैसे? तो उसमें अब ये है कि अब मैं क्या नाम है, स्क्रीन जो है वो खत्म कर देता हूँ। अच्छा, हाँ,
चला अब ऐसे है कि ना रिकमेंडेशंस का ये सीन है कि मेरे ख्याल से हैदर फिर ड्रॉप कर गया। रिकमेंडेशंस वैसे वो सही कह रहे हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। अच्छा, रिकमेंडेशन का अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, वो ये था कि आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है ना वो स्टडी करें। ठीक है। जैसे अब मैं देखूंगा लम्स को सबसे पहले देखता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कौन सा प्रोफेसर जो है ना वो ऐसा है जो अच्छी कॉन्फ्रेंसेस में ना पब्लिश करता हो। अच्छी कॉन्फ्रेंसेस का मतलब ये है कि आपको उसके एरिया के अंदर खुद ही जो है ना जाके देखना पड़ेगा टॉप कॉन्फ्रेंसेस जिनके अंदर एक्सेप्टेंस रेट सबसे कम हो, ठीक है। ठीक है, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो है ना, जैसे नेटवर्क के अंदर सिककॉम है ठीक या है, इन्फोकॉम है, ठीक है। तो यहाँ अगर मशीन लर्निंग है तो AAAI और इस तरह की काफ़ी सारी ICML, ठीक है। तो ये काफ़ी मशहूर कॉन्फ्रेंसेस में जो करता हो ना, तो ऑब्वियसली जो मशहूर कॉन्फ्रेंसेस में अप्लाई करता है और उसके पेपर एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। सो ही इज़ फेमस इन दैट एरिया, इट इज़ सर्टन कि वो फेमस है इस एरिया में, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया, मैं डॉक्टर सरताज जो है ना वो बेसिकली इज डॉक्टरेट फ्रॉम स्टैनफोर्ड, ठीक है। सो उसके बाद उन्होंने नेटवर्किंग सिस्टम्स के अंदर ही, मतलब उनकी एक्सेलेंस काफ़ी जो है ना काफ़ी मशहूर है, मतलब ही इज़ वेरी फेमस इन दैट। तो उसमें ये है कि वो अल्टीमेटली ये है कि जो जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया, ठीक है, मैंने उनसे वैसे पूछा नहीं कि ये यूनिवर्सिटी में आप इनको जानते हैं या नहीं जानते, ठीक है। जब मुझे इंटरव्यू कॉल्स आती थी तो वो कहते थे अच्छा मैं इनको जानता हूँ, मैंने इनका पेपर रिव्यू किया हुआ है, इनके लिए मैंने ये काम किया था, इनके लिए मैंने, तो ही इज इन एकेडेमिया सिंस 20 years, ठीक है। सो पीपल नो हिम, ठीक है। सो इस तरह करके जो है ना वो ये तो हो गया कि टॉप प्रोफेसर लाम से हमें प्रोवाइड किए हुए, तो हमें जो है ना एक यूनिवर्सिटी वाइज एज था, ठीक है। लेकिन जो लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हैं उनके लिए क्या अप्रोच हो सकती है इस पे जो है ना, मैं ये कमेंट करूंगा कि जो ये आप अपने जो है ना यूनिवर्सिटीज के अंदर देखेंगे कौन से प्रोफेसर अच्छे टॉप रैंक्ड हैं, ठीक है। मतलब रिसर्च करते हो, क्योंकि जैसे फास्ट है, ठीक है, फास्ट में एक का दुक्का जो है ना एक दो प्रोफेसर हैं जो वाकई रिसर्च करते हैं, ठीक है। बाकी जो है ना वो नॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो इफ यू आर अप्लाइंग इन टॉप 100 तो मेक श्योर के योर लेटर्स आर फ्रॉम दोज रिकमेंडर्स और एडवाइजर्स हु आर पब्लिशिंग इन टॉप कॉन्फ्रेंसेस। सही हो गया। यानी कि बेसिकली ये कि अगर यूनिवर्सिटी आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं या जहाँ से आप ग्रेजुएट कर गए हैं अपने बैचलर्स के साथ, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आपके प्रोफेसर या आपके एडवाइजर्स, उनमें से वो एडवाइजर कम से कम एक ज़रूर ऐसा सिलेक्ट करें जो कि टॉप, जो कि उस डोमेन के अंदर कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसमें पब्लिश होना मुश्किल है, वहाँ पर उनकी कोई ना कोई पब्लिकेशंस रिसेंटली या रेगुलरली होती रहें, ताकि उनको लोग वहाँ पे यूएस में जो प्रोफेसर्स हैं वो उनको जानते हों, या कम से कम उनका कोई ना कोई उनकी वहाँ पे नो हाउ हो, ताकि आपका रिकमेंडेशन उस तरह से फिर उसकी जो वेटेज है वो ज़्यादा हो जाए। और जिस केस के और अंदर आपके पास प्रोफेसर ना हो तो फिर वहाँ पर बिल्कुल ही ना हो प्रोफेसर, तो फिर उस केस में बेहतर ये है कि ग्रेजुएट होने के बाद मेरे ख्याल 1 साल लम्स आके आरएशएफ कर लीजिए। तो इसके चला इस पे अंदर यही कमेंट है कि जो फास्टियंस है ना, फास्ट वाले, तो उनका रूट मैंने जो आइडेंटिफाई किया वो ये है कि दे गो टू लम्स फॉर आरएशएफ, ठीक है। और दे टारगेट मतलब कि जैसे डॉक्टर फरीद है वहाँ पे, ठीक है, लम्स में, ठीक है। तो वो आरएशएफ प्रोवाइड कर देते हैं मोस्टली। तो फिर वो जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में मैंने जाते हुए देखे, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, बॉस्टन, UIUC, ठीक है। तो एक ये अच्छा रूट है। उसके अलावा ITU को भी मेंशन करूंगा मैं यहाँ पे, आईटीयू। ITU के जो प्रोफेसर हैं वो दे आर फ्रॉम MIT, कैम्ब्रिज, मतलब काफ़ी अच्छी फैकल्टी है। सही सही तो सही।
के अंदर भी लोग जो है ना आरशिप करने जाते हैं ITU में। फिर उसके बाद मैंने देखे हैं कि सदर्न कैलिफोर्निया और इस तरह के काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में लोग गए हुए हैं। सही सही सही। और अहमद तुम कुछ कहना चाह रहे थे, मगर तुम कुछ ऐड कर रहे थे। इसके अंदर एक चीज़ ऐड करना ज़रूरी है कि ना आपने उनके साथ ना आपके पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस जो रिकमेंडेशन है। और अगर आपके पास मतलब ऐसा, अगर आपके पास 1 साल का नहीं है ना एक्सपीरियंस, मतलब आपने 1 साल का काम नहीं भी किया हुआ, 2-3 महीने काम किया, लेकिन वो इतना सब्सटेंशियल काम होना चाहिए कि वो मतलब 1 साल का काम हो या कोई इतना दिखाया जा सके कि क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट उसके अंदर आपकी कोई अचीवमेंट या वो होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। और कोई चीज इसमें ऐड, सो बेसिकली ये कि मतलब अगर थोड़ा सा इसको समराइज करें, अभी तक हमने काफी चीजें कवर की हुई हैं। शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर तो काफी हद तक क्लियर हो गया हुआ है कि भाई आपकी जो रिसर्च है और आपके जो इंटरेस्ट है उनकी बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होनी चाहिए, रादर देन कि आप प्योरली यूनिवर्सिटी को रैंडमली या बस नाम की बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद रिकमेंडेशंस की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, और जीपीए का अहमद ने भी क्लियर किया है कि अगर जीपीए कम है तो वो इंटरव्यू के अंदर कुछ ना कुछ आपसे फंडामेंटल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जीआरई को तुम लोग कहाँ रैंक करते हो इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि तुम लोगों ने 2-2 दफ़ा दिए, तो कोई वजह होगी कि 2 दफ़ा दिए। अच्छा, फरहाद आप बोलेंगे या मैं बोलूँ? नहीं नहीं, आप बोलो। अच्छा, इसमें जीआरई का जो है ना, मैं ये बताऊंगा कि ये एक थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड मींस के अगर आपका 320 प्लस है, ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर एनी यूनिवर्सिटी। मेरी 320 प्लस का मतलब ये है कि अगर आपका 165 प्लस पॉइंट हो जाए, 155 प्लस वर्बल हो जाए, ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर इवन MIT, ठीक है। सो एग्जांपल में ये कोट करूंगा कि 323 माय फ्रेंड वाज 323 इन GRE, ठीक है, ही गॉट एक्सेप्टेड इन MIT इन PhD, ठीक है, फ्रॉम LAMS दिस ईयर, ठीक हो गया, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपका GRE, अब 2 बार क्यों दिया मैंने, मेरा फर्स्टली स्कोर जो था काफी कम था, वो था 310, ठीक है। तो 310 में ये है कि 310 वाज आल्सो गुड। क्यों गुड था? क्योंकि 163 था मेरा पॉइंट में और 147 था वर्बल में। तो ये गुड इसलिए था कि इसके अंदर जो है ना प्रोफेसर मोस्टली देखते हैं आपका एप्टीट्यूड, ठीक है। सो क्वांट प्रोग्राम्स, जैसे तला भी कहते थे, एडवाइस करते रहे हमेशा से कि क्वांट प्रोग्राम्स में जो है वो अगर क्वांट हो का स्कोर अच्छा हो तो एडमिशंस के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन अब थ्रेशोल्ड की जो पॉलिसी है वो मैं थोड़ा सा बता दूँ। जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया उनका थ्रेशोल्ड मैंने ऑनलाइन जितना भी देखा था कि वो कुछ लिखते थे कि वर्बल में 155 प्लस होना चाहिए और या वर्बल में 150 प्लस होना चाहिए, ठीक है, इस तरह करके होना चाहिए। लेकिन इस वजह से मुझे GRE दोबारा देना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह मैंने 152 और 169 सिक्योर किया, ठीक है। तो विच वाज लाइक प्रेटी गुड फॉर एनी यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी का थ्रेशोल्ड कंप्लीट करना है तो 155 प्लस वर्बल और 165 प्लस क्वांट, ठीक है। इसमें बेसिकली आप आईआईटी स्टैनफोर्ड टाइप जगहों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एज फार एज जीआरई इज कंसर्न्ड उसकी बेसिस पे कोई रिजेक्शन नहीं होगी आपको, बाकी फिर आपकी रिसर्च प्रोफाइल और वो चीजें सारी। लेकिन एक चीज़ और मेंशन करूंगा मैं कि अगर आपका जीपीए कम है ना, जैसे 3.1 या 3.2 है, तो अगर आप जीआरई में एक जो है ना आपको थोड़ा सा एज मिलता है जीआरई का ना, कि अगर आप जीआरई में अच्छा स्कोर ले लेते हैं ना या अकाउंट में अच्छा स्कोर आ गया आपका, तो जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है ना, जो आपने एप्लीकेशन के साथ सेंड करनी होती है, उसमें आप कुछ कह सकते हैं उनको कि चाहे मेरा जो है ना जीपीए बेशक कम है, लेकिन जो मेरा एप्टीट्यूड है ना वो मेरे जीआरई स्कोर से जो है ना वो विजिबल है काफी। तो उस तरह से कम जीपीए को थोड़ा सा एज दे देता है जीआरई, यानी कि वो उसको थोड़ा सा कॉम्पनसेट कर सकता है अगर आप जीआरई के अंदर एक डिसेंट स्कोर, जिस तरह खैर हैदर जो स्कोर बता रहे हैं वो तो एक वो स्कोर है ना जो कि आइडियल स्कोर है, बट वही बात है कि वो हर बंदे की बस की बात भी नहीं होती और हर बंदा वो स्कोर भी नहीं कर रहा होता। लेकिन ये कि एटलीस्ट 162 प्लस क्वांट जो है मेरे ख्याल से होना चाहिए इफ यू आर टारगेटिंग क्वांट बेस्ड प्रोग्राम्स।
और उसकी बेसिस पे फिर आप तकरीबन काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाते हो। और आई थिंक जहाँ पे तुम लोगों ने अप्लाई किया है 40 to 60 रैंक प्रोग्राम्स या 40 to 80, उसके अंदर तो मेरे ख्याल से 169 वुड हैव बीन अ रियली मतलब हाई स्कोर, मतलब उनके। यस सलाह, यू आर राइट। ठीक है। और कोई चीज जो तुम लोग इसमें, हम लोग कोई चीज जो तुम लोगों ने की जो कवर करना चाहो और हमने ना डिस्कस की हो? हम प्रोफाइल वाइज दे लेते हैं ना। प्रोफाइल वाइज ये कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे थोड़ा सा मैं बात कर दूं, एसओपी। तो उसमें ये है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ना मोस्टली लोग ब्रैग करते हैं, ब्रैग। ठीक है। ब्रैग का रिसर्च, अगर आप पीएचडी में अप्लाई करें, यू शुड नॉट बी ब्रैगिंग इन योर एसओपी, ठीक है, मच। ठीक यू है। शुड नॉट बी ब्रैगिंग मच, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि अब हमारी जो एसओपी थी ना मेरी 7 साल का, उसका 75% ऑफ द पार्ट was only I was describing कि मैंने रिसर्च क्या की हुई है, 75% ऑफ द पार्ट, ठीक है। मतलब इट वाज प्योरली टेक्निकल कि मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि यार ये मैंने समर में मैंने ये प्रोजेक्ट किया, इसकी आउटकम ये निकली, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैंने ये स्टार्ट किया, इन प्रोफेसर के साथ स्टार्ट किया, इसकी कोलैबोरेशन में स्टार्ट किया, ठीक है, और इसके रिजल्ट्स ये आ रहे हैं, ठीक है। और एंड पे बताना है कि these are the professors I like the most in your university, or why you like the professors in that university and why you like that university, ठीक है। सो बेसिकली प्योरली टेक्निकल जो थी ना वो एसओपी थी। कह लो 70% आप अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करें, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट ज़्यादा नहीं है फिर ऑब्वियसली आपको 70% नहीं देना होगा। मेरे थे 3 प्रोजेक्ट्स, तो मुझे 70% देना पड़ा। सो अबाउट द प्रोजेक्ट्स। तो हैदर, ये जो प्रोजेक्ट्स है ये मतलब किस तरह से होता है लम्स का? मतलब कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है या सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स थे, क्या थे ये? मैं एक और हाँ, इस पे ये जो क्वेश्चन मेनली बनेगा वो ये है कि हम अपनी रिसर्च प्रोफाइल स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो और फिर ऑब्वियसली फर्स्टली हमने इस तरह किया कि हमने ना एक रिसर्च का कोर्स ले लिया, ठीक है। एक रिसर्च का कोर्स 600 लेवल कोर्स था पीएचडी का, ठीक है, जिसमें रिसर्च की टॉपिक्स इन रिसर्च कोर्स, ठीक है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले पेपर्स पढ़ते थे और उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट किया उसके अंदर, कोर्स के अंदर रिसर्च प्रोजेक्ट। अच्छा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ जनवरी में मैंने कोर्स देना शुरू किया, ठीक है। अच्छा। तो मई तक मैंने एक प्रोजेक्ट जो है ना काफी सब्सटेंशियल कर दिया होगा, ठीक है। तो फराज वाज माय पार्टनर इन दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद इस तरह हुआ कि समर के अंदर एक और प्रोजेक्ट जो है वो समर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है कि आप एक सिर्फ पूरी डिग्री में एक प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 प्रोजेक्ट करना लाजमी है। जैसे फराज है, फराज अगर बताएं आप तो कि उन्होंने फराज ने एक प्रोजेक्ट किया, ठीक है। थ्रू आउट इस कोर्स के अंदर भी वही प्रोजेक्ट था। उसके बाद उसको मॉडिफाई करके समर के अंदर वो प्रोजेक्ट किया। उसके बाद उसे मॉडिफाई करके फराज ने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट किया। तो फराज आप जरा बताएं इस बारे में थोड़ा। तो बेसिकली वो बयनमेंट्स का एक प्रोजेक्ट था। तो उसके अंदर जो इनिशियल काम जो स्टार्ट हुआ था ना, जैसे कि हमने रिसर्च प्रोफाइल बिल्ड करना शुरू की, जो कि ना एक लम्स में हमें थोड़ा सा एलुमनाई ने भी गाइड किया, थोड़े से हमारे सीनियर्स ने गाइड किया था किस तरह बिल्ड करनी है। तो एक रिसर्च कोर्स लिया। फिर जब आप वो एक रिसर्च कोर्स लेते हैं तो आप ना उस प्रोफेसर के साथ आपकी थोड़ी सी जान पहचान हो जाती है और थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है उनके साथ प्रोजेक्ट करने से ना, उनके कोर्स के अंदर। उसके बाद फिर आप उनके साथ समर प्रोजेक्ट भी कंटिन्यू कर सकते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये स्पैन में ना तकरीबन आपका रिसर्च एक्सपीरियंस जो है ना वो 1 ईयर का हो जाता है टोटल मिला के। तो इस तरह जो है ना ये कंटिन्यू किया था। और ज़रूरी, जैसे हैदर ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 2-3 प्रोजेक्ट्स करें। जब वो आपका सॉरी, जब वो आपका पीएचडी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने इन डेप्थ कितना वो प्रोजेक्ट किया हुआ, क्या जो आपको चैलेंजेस आए थे वो आपने सही तरह सॉल्व किए हैं, अगर आपने हर पॉसिबल ऑप्शन देखी थी
कि आपने वो चैलेंज कैसे सॉल्व करना है, और उसमें से आपने डिसीजन, वो आपके डिसीजन मेकिंग देखेंगे कि आपने डिसीजन क्या लिया उस टाइम पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो और दूसरा मैं ये मेंशन करूँगा कि एसओपी के अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती प्रोजेक्ट्स के, है ना। वो अगर उन्होंने पूछना होगा तो वो चीज़ें ये इंटरव्यू में भी पूछ लेंगे। आपने बेसिक ओवर कॉन्सेप्ट देना होता है अपने प्रोजेक्ट का। होता ये कि जो एडमिशन कमेटी होती है उसके पास सिर्फ एटलीस्ट 3 मिनट होते हैं, 3 से 5 मिनट होते हैं, जिसमें वो आपने आपकी पूरी एसओपी पढ़ते हैं, वो पूरी 1 पेज या 1.5 पेज की एसओपी। तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अगर वो इतनी ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे तो वो 3 मिनट में वो बोर हो जाएंगे और पास ऑन कर देंगे आपकी एसओपी। हाँ तो जाहिर है। आपको कैप्टिवेटिंग एसओपी बनानी होती है और ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना। उसके अंदर बस आपने मेजर पॉइंट जो आपकी चैलेंजेस अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं वो मेंशन करनी होती है प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक हो गया। और अपनी आपकी मेजर कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा हैदर, और जो कि मेरे जहन में आया था वो ये था कि जिस तरह आप देखो, जाहिर है कि लम्स हो गया, फास्ट हो गया, और उसके बाद जो आपके और अगर 2-3 टॉप के जो इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के, यहाँ पर तो ठीक है, यू हैव एक्सेस टू फैकल्टी, you have access to research, you have access to projects, और at the same time आपके पास एक हाई प्रोफाइल इंस्ट्रक्टर्स भी हैं जिनसे आप रिकमेंडेशंस लेके आगे अपनी प्रोफाइल को फर्दर स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। अब एक ऐसा बंदा जो बेचारा इन टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पढ़ नहीं रहा, लेकिन ऑब्वियसली वो अप्लाई करना चाहता है, और उन यूनिवर्सिटीज़ में हमें भी पता है कि अंडरग्रेड लेवल पे कोई प्रोजेक्ट्स उस तरह के रिसर्च बेस्ड या उस तरह के प्रोफेसर्स ही नहीं होते जो कि रिसर्च को प्रमोट करें। वो तो प्रोफेसर तो बेचारे खुद भी रिसर्च नहीं कर रहे होते, और वो तो मतलब वहाँ पर कोई ना अवेयरनेस है, ना लोगों के लिए फैसिलिटीज़ हैं, ना लोगों के पास एक्सेस है इस तरह के लोगों की। उनको फिर क्या, उनके लिए फिर जो मुझे समझ में आता है वो यही एक हल है कि वो ग्रेजुएट एक दफ़ा हो जाएं, और ग्रेजुएशन के बाद मेरे ख्याल से जिस तरह तुम लोगों ने कहा कि 1 साल का एक्सपीरियंस या इवन एक प्रोजेक्ट भी बहुत होता है, तो वो 1-8 साल ग्रेजुएट होने के बाद वो कहीं किसी प्रोफेसर एडवाइजर या किसी डिसेंट यूनिवर्सिटी में कोई, क्योंकि लम्स आई एम श्योर के एक्सटर्नल जिस तरह तुम लोगों ने कहा कि फास्ट से बच्चे भी रख लेता है और उनको आरएशएफ वगैरह दे देता है, तो जाहिर है कि अगर किसी बंदे में वो विल है या वो ड्राइव है, तो मेरे ख्याल से उसके पास तो फिर यही एक ऑप्शन बचती है कि वो आईटीयू हो गया या लम्स हो गया या इस तरह के किसी इदारे के पास जाके वहाँ पे किसी प्रोफेसर के साथ भी 1-8 साल प्रोजेक्ट पे काम करके तो फिर अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं। क्या ऐसे ही है या इसके अलावा भी कोई एवेन्यूज हैं? इसके अलावा भी एक और रूट है, वो ये है कि मोस्टली लोग जो है ना वो ऐसी यूनिवर्सिटी से किसी अगर यूनिवर्सिटी से आए हैं तो प्रोफेसर कभी कभार नहीं भी यकीन करते कि ही इज अप टू द मार्क। ठीक है, अच्छा, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, दे मतलब कि वो लम्स में मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हैं। ओके ओके ओके। सो व्हेन दे डू मास्टर्स फ्रॉम लम्स, ठीक है, तो या जो आईटीयू जहाँ भी, और एक और यूनिवर्सिटी है हबीब यूनिवर्सिटी, वहाँ की फैकल्टी भी देखी है मैंने, दे आर आल्सो वेरी गुड इन फैकल्टी, सो इन रिसर्च। तो फिर वो लम्स में मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हैं, और इसी तरह फिर दोबारा जिस तरह हमने कहा ना कि 1 साल पूरा लग जाता है करने में, तो फिर वो अपना इस तरह, अगर किसी का जीपीए भी कम है तो वो मास्टर्स में एडमिशन लेके जीपीए भी इम्प्रूव कर सकता है, अपनी रिसर्च प्रोफाइल भी इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है, और अपना नॉलेज बेस सब कुछ इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन एक लास्ट फिर ये होगी बात कि अगर मास्टर्स में उसने मास्टर्स के बाद पीएचडी में जाना है, मास्टर्स के बाद पीएचडी में जाने के लिए ही शुड हैव पब्लिकेशन, ठीक है। ठीक है, मैं तो समझ गया। क्योंकि अगर बैचलर से कोई जा रहा है तो प्रोफेसर की एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि बैचलर्स वाला एक पब्लिकेशन लेके आए। मास्टर्स वाला जो है ना वो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पब्लिकेशन हो उसके पास। ठीक हो गया, ठीक हो गया, यानी कि ये अच्छा अल्टरनेटिव बताया। और हैदर मेरा एक और क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि मतलब ये तो चलो हो गया कि वन ऑप्शन, क्या कोई ऐसी इंडस्ट्रियल ऑप्शंस भी हैं कि आप किसी ऐसी कंपनी के साथ कोई 1 साल 2 साल लगा लें कि जहाँ के एक्सपीरियंस को वैल्यू किया जाए बाहर फॉर पीएचडी एडमिशंस, या ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में? बेसिकली ये है कि मैं एक और बात यहाँ पे बताऊँ कि कंपनी भी वो चूज की जाए जिसमें R&D का फोकस हो जाता है ना।
ठीक है। तो कंपनी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में देखा जाए तो आईबीएम पाकिस्तान में है, ठीक है, व्हिच इज डूइंग मतलब अच्छी R&D वहाँ पे हो रही है, ठीक है। सो R&D से रिलेटेड ये है कि अब आईबीएम जो है वो कोलैबोरेशन कर रही होती है यूनिवर्सिटीज के साथ, ठीक है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो कोलैबोरेशन कर रही होती है यूनिवर्सिटीज के साथ, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन गेट अ लेटर फ्रॉम योर सुपरवाइजर इन योर कंपनी एज वेल एंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एडवाइजर एज वेल, ठीक है, इस तरह भी हो जाता है। लेकिन ये केसेस काफी कम है, मतलब मैंने इतने ज्यादा सुने नहीं है। तो इस तरह ये पाकिस्तान की कंपनी और इतनी जो है वो आई डोंट थिंक सो के उतनी मतलब R&D में फोकस्ड हैं, तो इस तरह। हाँ, लेकिन जो अब अली अनवर, आपको पता होगा अली अनवर का जी प्यार जी साहब, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जब मास्टर्स किया, उनकी प्रोफाइल मैंने स्टडी की थी, उन्होंने मास्टर्स किया था, उन्होंने मेंटोर ग्राफिक्स में काम दो किया। दो को साल काम किया था। तो मेंटोर ग्राफिक्स का भी मैंने सुना है कि वहाँ पे भी काफ़ी जो है ना R&D और कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटीज होती है। तो मतलब इस तरह हो सकता है कि किसी कंपनी के एडवाइजर के थ्रू आप जा सकें, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर एडवाइजर इन US, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो एडवाइजर होगा उसे एक स्किल पर्सन चाहिए। अगर आप किसी रिनाउंड कंपनी में जैसे IBM है काम कर रहे होंगे, ठीक है, और आपने पर्टिकुलरली रिसर्च प्रोफाइल भी बिल्ड कर ली हुई है, तो आई थिंक इट इज़ बेस्ट, ठीक है। लेकिन उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़, एक और मुझे एग्जांपल याद आ गई कि एक जानने वाला वो IBM में था, ठीक है, तो उसने IBM के साथ में रहते हुए, ठीक है, IBM में ही वो प्रॉब्लम आ रही थी, उसने यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन की, उसने फिर एक अपनी पब्लिकेशन भी की, ठीक है, और इस तरह उसे जो है ना वो एक US में एडमिशन भी होगा। सही सही सही, यानी कि अगर वहाँ पे इंडस्ट्री में टाइम लगाना है तो फिर किसी R&D कैपेसिटी में अदरवाइज फायदा नहीं है अगर आप लेकिन इंडस्ट्री में जाने का उतना फ़ायदा नहीं होगा पाकिस्तान में। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो किसी ऐसे इदारे से MS कर लिया जाए जहाँ पे एक R&D का स्कोप हो। जैसे नस्ट में भी आई हर्ड के स्कोप है, नस्ट हो गया, जिकी हो गया, लेकिन जिकी GPA नहीं देती तो जिकी जाने का फ़ायदा नहीं होगा। हाँ वो इतना फायदा नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो।